हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्लेलिस्ट में, जिसमें आज हम बात करेंगे 22 जून 2023 की हिंदू एडिटोरियल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एडिटोरियल। सबसे पहला एडिटोरियल है जेंडर गैप इन क्लिनिकल ट्रायल एंड डिजीज फंडिंग। क्या बात की जा रही है यहाँ पे, जो जेंडर है यानी कि मेल और फीमेल, इनमें कहीं ना कहीं क्या देखा गया है, क्लिनिकल ट्रायल में कमी देखा गया है, गैप देखा गया है। और साथ ही साथ इनकी जो फंडिंग है, जो डिजीज से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उनमें जो फंडिंग की बात की जाती है वो भी कहीं ना कहीं कम देखी जा रही है। अगर यहाँ जो बताया जा रहा है यूएस के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर यूएस में बात की जाए तो वुमेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी उससे जो बीमारियां हैं उनमें जो फंडिंग आती है वो क्या आती है, कम आती है। और उनकी जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होती है। इससे क्या पता लगता है कि जो रिसर्च हो रही है कहीं ना कहीं एक फेयर वे में नहीं हो रही है। मतलब अगर हम लोग अगर बात करें मेल और फीमेल की, दोनों की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होगी तो इनमें जो ट्रायल होंगे वो भी अलग अलग तरीके से होने चाहिए, यानी कि फीमेल में अलग और मेल में अलग होने चाहिए, जिससे कि हमें दोनों की डिफरेंट कंडीशन जो है, डिफरेंट सिचुएशन में उनकी जो मेडिसिन असर करेगी या कोई भी चीज बीमारी होती है उसके बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन पता लगेगा। और अगर ये पता लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इलाज को क्या कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है कि हमारे टाइम पे अभी वुमेन्स में जो फंडिंग है वो रिसर्च में वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, और इनकी जो क्लिनिकल ट्रायल है उस वजह से भी इनमें गैप आता हुआ नजर आ रहा है। जो डेली रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है, दिल्ली ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि जो 42 डिजीज है जो अफेक्टेड है यूएस पॉपुलेशन में 2015 में बात की गई है, जिसमें मेजर्स किया गया था इनकी क्वांटिटी बर्डन को। ठीक है, जो दिल्ली ने कैलकुलेट किया था कि सम ऑफ ईयर ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू प्री मैच्योर मोर्टेलिटी की वजह से लाइफ लॉस जो है ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि प्री मैच्योर मौत कब हो सकती है, जब आपको कोई ना कोई डिजीज हो, और उस डिजीज को अगर ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। और ये बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एल्जाइमर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है। ये सारी बीमारियां जो है फीमेल डोमिनेटेड बीमारियां है, और कहीं ना कहीं हमें इसको रिसर्च दोनों के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में और वुमेन के रिस्पेक्ट में भी करना चाहिए। ये नहीं कि एक सिर्फ जो आपके मेल डोमिनेटेड पर्सन के हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो इनकी जो साइज है कहीं ना कहीं, जैसे मेंटल हेल्थ, आप पहला चार्ट देख सकते हो, ड्रग है, इनमें क्या हो रहा है कि जो चार्ट है वो बड़ी बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बड़े हैं। और ठीक है, और वही चीज अगर फीमेल में देखा जाए, मेंटल हेल्थ जो है वो फीमेल में ज्यादा बड़ा है, और सब्सटेंस मिसयूज का जो है वो मेल में ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि जो ये मेल डोमिनेटेड डिजीज जो है वो ज्यादा है, और जो ये फीमेल में मेंटल इलनेस वगैरह जो है फीमेल में ज्यादा कहीं दिख रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फीमेल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई के साथ साथ देख रहे हैं हम फीमेल में ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च भी फीमेल के बेस पे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर बात की जाए इसके फंडिंग डाटा की, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है। ठीक है, आज के टाइम पे फंडिंग डाटा की, और जो जनरली मैन जो है वो ज्यादा रिसीव करता है फंड किसके मुकाबले में, वुमेन्स के मुकाबले में। यहाँ पे बताया गया है, जो आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में ये बताया गया है इस चार्ट में। ठीक है, किस तरह से जो अल्जाइमर है वो ज्यादा फंडिंग रिसीव कर रहा है, लेकिन अगर वहीं पे मैन रिलेटेड चीजें जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब बात की जाए मेंटल इलनेस फॉरेस्ट द राइट एज बीट अदर डिजीज। जो मेंटल इलनेस है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है आज के टाइम पे, और वो बाकी डिजीज को क्या कर रहा है, दबा रहा है, और खुद जो है बड़े पैमाने पे उसकी चेकअप की जा रही है। लेकिन ये चेकअप करने का फायदा तब होगा जब आप दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग करें, यानी फीमेल के रिस्पेक्ट में और मेल के रिस्पेक्ट में क्लिनिकल ट्रायल करें, और सफिशिएंट फंडिंग भी उनको दिया जाए। अगर बात की जाए कि यहाँ पे नोट करने के लिए बात है कि जो वुमेन से आर डिसप्रोपोर्शनेट मोर अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस, वाइल मैन जो है ज्यादा अफेक्टेड है HIV एड्स से। जो मेंटल इलनेस से ज्यादा प्रॉब्लम कौन होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम वुमेन्स को है। ठीक है, और जो HIV एड्स वगैरह से जो बताया जा रहा है वो आपके मैन इफेक्टेड है। ठीक है, मोर प्रोनाउंस अमंग वुमेन हैव सिमिलर डिजीज
सडन मिसयूज रिसर्च एस्टिमेटेड रिसर्च नियरली 4 times मोर फंडिंग देन डिप्रेशन रिसर्च इन 2000। क्या बताया जा रहा है, जो आपके मिसयूज रिसर्च है वो कहीं ना कहीं 4 गुना, जो मिसयूज रिसर्च किसके ऊपर, मैन के ऊपर जो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं 4 गुना रिसीव कर रहा है क्या, फंड को, किसके मुकाबले में, जो आपकी डिप्रेशन है, डिप्रेशन के मुकाबले में। यानी डिप्रेशन जो है ज्यादातर मेंटल इलनेस प्रॉब्लम किसको होती है, वुमेन्स को, उससे रिलेटेड जो मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं 4 गुना फंड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अगर यही चीज हमारी क्या दिखाती है, जेंडर गैप को दिखाती है, और इसको कहीं ना कहीं हमें बर्डन नहीं होने देना है। हमें क्या करना है, इनके लिए कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से हम क्या करें, दोनों में इक्वलिटी लाए। इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर चलना पड़ेगा। ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, ये हर एक कंट्री को भी ये अपनाना पड़ेगा, जिससे कि वुमेन रिलेटेड जो डिजीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनका कहीं ना कहीं इलाज किया जाए, यानी कि ट्रीटमेंट उसका सही टाइम पे किया जाए, जिससे कि ये जो बर्डन है हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या कर सकते हैं, वर्कफोर्स के रूप में ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम क्लिनिकल ट्रायल को और बेटर बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है रीथिंक रिटेंशन ऑफ सेडिशन। देखिए क्या बता रहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, 279 रिपोर्ट आई है, जिसमें रिलीज हुआ है अप्रैल 2020 में। इसने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेड किया है, ये रिकमेंडेड किया है कि आपको कहीं ना कहीं जो सेक्शन 124 है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड के, जो किसको दिखाता है, सेडिशन को दिखाता है, उसको आपको रिटेन करना होगा। ठीक है, आप रिटेंशन कर सकते हो। किस बेस पे बताया गया है, ये बताया गया है कि आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, जो और क्या डायरेक्शन दिया है, डायरेक्ट ऑल गवर्नमेंट, जो मई 11/2020 में जो एससी बम्बा बम्बा केयर और यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो अपनी पेंडिंग ट्रायल है कहीं ना कहीं रोकनी होगी, और प्रोसीडिंग जो होगी जो 124 आईपीसी के अंडर है उसको कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। और जब तक आपके ये कहीं ना कहीं अभी एक खतरा नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम है अभी सोशल के लिए, कंडीशन के लिए। ठीक है, तो जिस पे स्टे लगा दिया था, अब उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया कि ये जरूरत क्यों है, नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ये आपके इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बेटर बनाने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जो कमीशन ने अभी फेल किया है, महसूस किया है, क्या जो यूएपीए है, यानी कि 19 यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का डज नॉट कवर ऑल एलिमेंट, जो कि कवर है ऑल एलिमेंट ऑफ इनवाइसेस अंडर 124, यानी कि इसके अंदर सारी चीजें कन्वर नहीं है जो कि 124A में है। ठीक है, यानी कि यूएपीए और 124 यानी कि सेडिशन लॉ में जितनी चीजें कवर है वो यूएपीए में कवर नहीं है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया है, इसको प्रिवेंटिव यूज के रूप में रखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं इलेबोरेट किसको करता है, जो माओइस्ट का बढ़ना है उनको कहीं ना कहीं रोकता है, जो अंडर चैप्टर 6 रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, ये खतरा किसके लिए, जो माओइस्ट है वो इंटरनल खतरा ज्यादा बने हुए हैं, तो इनको रोकने के लिए आप जो सेडिशन लॉ है उसको लगा सकते हो, और उसके वजह से बताया गया है कि इनकी जो एक्टिविटी है वो इनकी कम हुई है। जो एक्टिविटी बताया जा रहा है कि माओइस्ट इंसिडेंट रेंज जो है 1533 था 2004 में, जो हो गया 509 हो गया 2021 में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वेरिड कर रहा है, 566 से 147 के बीच में जो है वेरिड कर रहा है आज के टाइम पे। अगर माओइस्ट का एजेंडा देखें तो इनका एजेंडा क्या है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसको कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना, और साथ ही साथ क्या करना, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या करना, उखाड़ फेंकना, और पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखना। ठीक है, इनका ये चल रही है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है माओइस्ट वायलेंस से, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं माओइस्ट जो है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। इनकी जो माओइस्ट इंसिडेंट है रजिस्टर किया गया है स्टेट वेरिड फॉर्म 445 2014 में, और 253 2021 में बात की गई। और किसके रिपोर्ट के हिसाब से, एनसीबीआर की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के अनुसार बताया गया है। ठीक है, जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर किए गए 124 में, अगर बात की जाए कि 124 आईपीसी रखने की बात तो कर रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कितना यूज किया है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। देखिए, अगर बात की जाए
आईपीसी की 2015, 16, 17 और 2020 की, यहाँ पे कोई भी केसेस जो है 0 केसेस रजिस्टर किए हैं, यानी कोई भी केसेस रजिस्टर नहीं हुआ है। और जो मैक्सिमम है 3 रखा गया है ईयर में, कब? 2024 और 2021 में सबसे ज्यादा, यानी कि 3 केसेस को रखा गया है। अगर बात करें रजिस्टर अंडर यूएपीए जो है उस साल में बताया गया कितना 3% है इन सेम पीरियड में। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो यूज ऑफ सेक्शन 124 हम कह रहे हैं कि मायूस को फाइट करेगा, वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल होता जा रहा है, उसकी यूजनेस जो है बहुत ही कम दिख रही है। ठीक है, और इसको अगर बात की जाए जो इसका यूज है, जो इम्प्रूवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, क्योंकि ये लोग देखिए सबसे पहले तो एक्सप्लोसिव डिवाइस लेके घूमते हैं और जिसके कारण से जहां भी चाहे वहां बम फोड़ दिए, वहां पे अटैक कर दिए, तो इस तरह से तो इनका सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो आईपीसी में यूज किया जाता है, और साथ ही साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के द्वारा इनको क्या किया जाता है? दोषी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि आईपीसी जो सेक्शन 124 यानी कि सेडिशन का यूज तो बहुत ही रेयर लिमिट में ही हो रहा है। सेडिशन का जो यूज है वो लिमिट में ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो ही नहीं रहा है। तो यही चीज यहाँ बताने की बात कर रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अभियान जो है एक्ट 2005 अप्लाइड किया जाता है, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए, माओइस्ट के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उनको रोकने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर दूसरी हम बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिफाइन है किसमें? सेक्शन 2 क्लॉज 1 ओ में डिफाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो यहाँ पे जो पनिशमेंट की बात की गई है, पनिशमेंट कितने साल की होनी चाहिए प्रिस्क्राइब की गई है? इम्प्रीजमेंट 7 ईयर्स और फाइन की बात की गई है। जो एक डिफरेंस बताया गया है 124 आईपीसी में और यूएपीए में, क्या बताया गया? ये इस वर्ड को गवर्नमेंट स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, इसमें जो इंडिया वर्ड है उसको यूएपीए में यूज किया गया है। ठीक है, तो यही सिर्फ एक वो बताया गया है, डिफरेंस बताया गया। और ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, ये क्या बताया गया? ये जो क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेडिशन, यानी कि जो हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो हम क्रिटिसाइजिंग है गवर्नमेंट की, वो सेडिशन के लॉ के हिसाब से नहीं आता है। अनलॉफुल एक्टिविटी जो है वो यूएपीए में डिफाइन हो रखी है। ठीक है, और मोर ऑब्जेक्टिव और लेस प्रॉब्लमेटिक। अगर बात की जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, under the UAPA that required central government sanctions can be removed by doing section 45 और UAPA authorized state government act will grant sanction prosecution, यानी कि अगर सेंटर अगर सैंक्शन कर दे कि रिमूव करना है सेक्शन 45 को, यूएपीओ को ऑथराइज है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास, साथ ही साथ ऑथराइज है कि वो सैंक्शन को ग्रांट कर सकता है प्रोसिक्यूशन से। ठीक है, अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, यहाँ कंपैरिजन किया गया जिन्होंने अबोलिश किया है लॉ को, सेडिशन को, एक्ट 2009 को, 2 रीजन से। पहली ये सबसे पहले कि देयर वर, ये जो है सफिशिएंट रेंज देता है अदर ऑफेंस के लिए, मतलब दूसरे क्राइम अगर कर रहे हैं, दूसरा कोई क्राइम, तो उसको क्या करता है? उठा के सेडिशन लॉ में डाल देते हैं। तो ये एक सफिशिएंट रेंज देता है दूसरे आपके पॉलिटिकल दूसरे जो ऑफेंस है उनको, और दूसरा पॉलिटिकल नेचर ऑफ ऑफेंस है, यानी कि आप पॉलिटिकल क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को, जिसके कारण से इसको कहा गया है पॉलिटिकल नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, अगर थर्ड प्रोसीजर की गाइडलाइंस की बात करें, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि ये चेक हो सके कि ये जो एविडेंस दिया गया है जो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। और कॉन्फ्लिक्ट विद एस्टेब्लिश्ड जूरिस्प्रूडेंस, राइटिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? एफआईआर लिखना पड़ेगा। अगर आप सेडिशन के चार्ज कर रहे हैं तो एफआईआर सबसे पहले आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेटल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ललित कुमारी एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स में बताया गया 2014 में, ये इस चीज को बताया गया सबसे पहले आप एफआईआर की रिपोर्ट को लिखो। ठीक है, सच इफ इंफॉर्मेशन गिवन पुलिस स्टेशन डिस्क्लोज द कमीशन कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो ये डिस्क्लोज कर सकता है अगर ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। ठीक है, द ऑफिस इन चार्ज हैज रजिस्टर्ड एफआईआर, ऑफिस इन चार्ज क्या करेगा? रजिस्टर करेगा एफआईआर को और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो कहीं ना कहीं परमिशन देता है ओनली टू 2 एग्जाम्पल को, एक कॉमर्शियल मैट्रिमोनियल टू रिलेटेड मेडिकल, जो आपके ओनली इन केसेस जैसे कि कॉमर्शियल हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, ये रिलेटेड मेडिकल नेग्लिजेंस है, उन पे ये कहीं ना कहीं आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करता है पहले। ठीक है, अगर बात की जाए
और डू नॉट डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है उन पे अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हम लोग के पास अगर ये आईपी सेक्शन 124 है, सेक्शन 124A अगर अभी भी है, तो इसको हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक रैशनल वे में इसको यूज करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी उठाए और आपने जेल के अंदर डाल दिए, तो ये उसके क्या होगा, उसके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कर्टेल करेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नियम बनाने पड़ेंगे, तरीके बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम कर सकते हैं कि किस तरह से इस आईपीसी के सेक्शन को यूज किया जाए और कहाँ कहाँ इसका प्रॉपर यूज किया जाए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है स्पेयर ऑफ थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर टू। देखिए क्या बताया जा रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया, मिशन ने बताया, नेशनल हेल्थ मिशन ने बताया कि 6 से 7% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। तो और ये कम से कम फैमिली में एक मेंबर को होता है। ठीक है, एक मेंबर कम से कम तो ये इसमें जूझता है इस डिसऑर्डर से। अगर बात की जाए कोविड-19 में, कोविड-19 ने इस कंडीशन को कहीं ना कहीं और ज्यादा स्पोरेडिक यानी बहुत ही सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। ठीक है, इस टाइम पे जो डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर किस वजह से? अपने किसी भी अच्छे लॉसिंग लव वन को, या फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो आई है, अनसर्टेनिटी जो आई है, फ्यूचर इंक्रीजिंग जो स्ट्रेस आई है, उनके वजह से इस चीज को और ज्यादा ही कंडीशन वर्स बना दिया है। और इसके चक्कर में हम क्या करते हैं? इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा को कहीं ना कहीं अनट्रीट कर देते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि जो इलनेस है हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमारी जो बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं डेविएशन आने से लगता है, बदलाव आने लगता है। और जो इश्यूज है, मैरिटल ट्रबल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनमें भी प्रॉब्लम आने लगते हैं। ठीक है, और बिहेवियरल इशू भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। पेशेंट्स एंड देयर फैमिली जो सफर कर रही है मेंटल हेल्थ को रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस तरह के स्टिग्मा और टैबूज को कहीं ना कहीं कम करे। ठीक है, अब क्या बताया जाए? कॉज फॉर केयर गिवर्स। देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम उनको नहीं है जिनको स्ट्रेस है, जो उनकी केयर कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। अगर बात की जाए 90% ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट जो है इंडिया में लिव कर रहे हैं उनके फैमिली के साथ, और जो केयर गिवर है उनको भी स्ट्रेस में माना जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल और इमोशन कंडीशन जो है केयर गिवर की सोशल आइसोलेशन की वजह से बहुत ही डिफिकल्ट हो चुकी है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। जो पेशेंट्स है, जो ट्रीटमेंट है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो प्राइमरी केयर गिवर हो जाती है। जो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए किसी के घर में चार लोग हैं, मदर, फादर, 2 बच्चे, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी। अगर मान लीजिए चाइल्ड वीक हो, किसी तरह की कुछ बीमारियां हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे फीमेल जो होती है उसकी देखभाल करने लगती है, जिसके कारण से जो केयर गिवर है, यानी यहाँ केयर गिवर का काम किसको दिया गया? फीमेल को। ये जरूरी नहीं है फीमेल ही, मेल भी। अगर मान लीजिए पैसे का चीज जाते हैं, मतलब पैसे खर्च होते हैं, तो प्रॉब्लम मेल डोमिनेटेड पर्सन को भी होगा, मेल पर्सन को भी होगा। तो यहाँ पे जो केयर गिवर हो जाते हैं वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं एक के वजह से। एक के वजह से आप देख रहे हो जो 2 लोग हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं, जिसके कारण से इनकी मेंटल इलनेस जो है वो बढ़ जाती है। अगर बात की जाए जो क्रॉनिक मेंटल इलनेस है वो न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटी फैमिली में वो डिसरप्ट कर रही है उनकी डेली लाइफ को, और फैमिली रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं कम कर रही है। वुमेन केयर गिवर जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। जो बैलेंसिंग केयर गिवर है, कैरियर है, चाइल्ड रियरिंग है, हाउस होल्ड काम जो करती है, लाइकली रिसीव इनफॉर्मल सपोर्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। यानी जो वुमेन्स है जो घर पे काम कर रही है उनको भी इस चीज की जरूरत पड़ती है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। ठीक है, और इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, जो सबसे ज्यादा पड़ता है केयर गिवर पे। बहुत सारी सिचुएशन बनती है, जैसे शेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, इन सब के बीच में अगर वो उनको इंक्लूड किया जाए और कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी भी हो सकती है। अनहेल्थी कॉपिंग मैकेनिज्म कैन नेगेटिव इम्पैक्ट बोथ केयर गिवर और पेशेंट दोनों पे ही।
अनहेल्थी कॉपिंग की अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो काउंसलिंग सर्विस यहाँ पे केयर गिवर को कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए दिस इज नॉट सफिशिएंट सिचुएशन, ये सिर्फ सिचुएशन सफिशिएंट नहीं है कि हमने केयर गिवर को इतना दे दिया, ये चीज कर लिया। कहीं ना कहीं उनके इमोशन, उनकी जो स्ट्रेन है, उनको कहीं ना कहीं हमें उनसे अवेयर होना पड़ेगा और उनपे ये हैवी जो है नहीं होने देना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हेंस विल नॉट रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट where individual might not aware of the emotion and strain, hence will not request support। अगर इंडिविजुअल कोई भी उससे अवेयर नहीं है, उसके इमोशन से अवेयर नहीं है, तो उसको कोई तरह की सपोर्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो स्ट्रेस में है। ठीक है, अगर बात की जाए आगे, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस इज एसेंशियल। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन कहीं ना कहीं जरूरत है, यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, जो कि आपके नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यह बताया है कि सबसे ज्यादा जो है नेग्लेक्ट किए जाते हैं केयर गिवर को, और यहाँ पे इनको फोकस करने की जरूरत है। और एक स्ट्रक्चर इंटरवेंशन प्रोग्राम की यानी कि एजुकेशन और सपोर्ट की साइकेट्रिक पेशेंट केयर गिवर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट की जरूरत है। यहाँ पे एजुकेटेड जरूरत है ताकि उनके बारे में, बीमारी के बारे में पता लगे, उनकी रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर जो अच्छे वो चीज कर सकते हैं उनके बारे में वो पता लग सके, ताकि वो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को देख भी रहे हैं तो उसकी केयर गिवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो क्या तरीका है, किस तरीके से उस पेशेंट को ठीक रख सकते हैं, उनके ऊपर जो मेंटली स्ट्रेस ना पड़े, उस चीज को भी वो ध्यान रखेंगे। अगर सक्सेसफुल इंटरवेंशन मॉडल को बात की जाए तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग, फैमिली काउंसलिंग, पीयर सपोर्टिंग, इन सब की बात करता है। लेकिन अगर साइको एजुकेशन मीटिंग की बात करें विद फैमिली हो गए, जैसे टॉपिक ऑफ कवरिंग ओवरव्यू कंडीशन जैसे करंट सिम्टम्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल, रिलैप्स, ये सब चीजों की बात करता है। तो केयर गिवर को सबसे पहले तो रिसीव क्या जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है सबसे पहले काउंसलिंग की। ये सारी चीजें तो अलग है, ये सारी चीज तो जरूरत है ही, साथ ही उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको मैनेज करने की जरूरत है, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी जो स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की जरूरत है। और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में इनकी बेटर कंडीशन को सुधार सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है और जिसमें 3800 साइकेट्रिक्स हैं और 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट और फिजिसिस्ट जो है एक एवरी 4 लाख को जो है कवर कर रहे हैं और 16 लाख को सिटीजन को। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो है 16 लाख सिटीजन और एक साइकेट्रिस्ट जो है 4 लाख लोगों को कवर करती है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बजट की भी इनसफिशिएंट बताई जा रही है। जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स है उनके लिए इतना ज्यादा हम लोग बजट में एलोकेशन नहीं करते हैं, केयर गिवर को इतना ज्यादा साइकेट्रिस्ट केयर गिवर को इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और अगर बात की जाए इनसे प्रॉब्लम होने वाली मेंटल हेल्थ को हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते पूरी तरह से, ये एक मेडिकल इंश्योरेंस की तरह भी काम आनी चाहिए। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हमारे और भी चीजों में होती है, तो इनमें भी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने प्रोवाइड किया था क्या, एक करेक्टिव स्टेट्स को प्रोवाइड किया था ट्रीट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कवरेज भी इसको इनके अंडर लाने की बात की गई थी। गवर्नमेंट स्कीम जो कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी की बात करता है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लैगशिप दिया गया था आयुष्मान भारत को, जो कि कवरेज करे मेंटल डिसऑर्डर को। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं ठंडे दिमाग से हमें सोचने की जरूरत है और इन चीजों पे भी विचार करना चाहिए कि जो केयर गिवर है उनको किस तरह की मेंटल इलनेस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। और साथ साथ हमें उसकी फंडिंग को भी रेज करना जरूरी है, उनकी जो इंटरेस्ट है उसको भी सेव करने की जरूरत है और उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उनकी जो बीमारियां हैं जिस तरह की वो स्ट्रेस से देख रहे हैं। ठीक है, और इनको एक बेटर पब्लिक सपोर्ट भी जरूरी है। अगर इनको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो इनकी स्ट्रेस क्या होती जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी और ज्यादा खराब होती जाएगी। और इसको एक हम लोग अच्छी तरह से इसको हैंडल करना चाहिए ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट जो है वो पड़े। ठीक है, और इनके कारण जो है वो जिस चीजों को झेल रहे हैं वो भी चीजें क्या हो, कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोर हिट देन मिस
इन इंडिया नेपाल टाइज। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इंडिया और नेपाल की टाइज के बारे में बताया जा रहा है किस तरह से। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बात किस चीज़ करेंगे, सबसे पहले अगर बात की जाए कमल दहल प्रचंड जो कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, वो कहीं ना कहीं क्या किए थे, अपनी 4 डे की विजिट किए थे इंडिया में। रिटर्न आने के बाद बताए थे कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ था। इनकी जो विजिट हुई थी 2023 में, डिलीवरी मोन जो सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट आउटकम निकले थे, बट मोर इम्पोर्टेंट मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज, लेकिन इसके अभी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज बने हुए हैं, ठीक है। तो इन इश्यूज को क्या करने की जरूरत है, अभी रिपेयर करने की जरूरत है, यानी कि ठीक ठाक मरम्मत करने की जरूरत है। और जो ये स्लो प्रोसेस चल रहा है, इनके वजह से जो प्रोजेक्ट में वगैरह देर हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। इनकी जो चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जैसे सबसे पहली बात बताई गई है कि हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, हमें कॉर्पोरेशन इन हाइड्रो पावर सेक्टर में जो है कॉर्पोरेशन करना चाहिए। और जहाँ पे 50,000 इनकी जो कैपेसिटी है 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर की जो है इकोनॉमिकली वाइबल है, जो कि कैपेसिटी बनी हुई है। अभी कितनी बनी हुई है, लगभग 1200 मेगावाट की, जो डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक इंपोर्ट को फ्रॉम कहाँ से, इंडिया से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है इनको, जिसके कारण से इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2200 मेगावाट है, जो कैन एक्सपोर्ट पावर टू इंडिया, जो कुछ सीजन में इंडिया को एक्सपोर्ट भी करती है। जो 400 किलोवाट ट्रांसमिशन इज नाउ ऑपरेशन, अभी के लिए 400 किलोवाट जो है ऑपरेशन में है कि ट्रांसफर की जा रही है। अगर बात की जाए 2021 में नेपाल जो है सबसे एक्सपोर्ट की गई थी मॉडेस्ट बिगिनिंग बाय एक्सपोर्टिंग 39 मेगावाट, उसके बाद 400, उसके बाद धीरे धीरे करते करते कितना 452 मेगावाट जो है बताया गया। जो अर्निंग है नेपाली रुपीस की वो 11 बिलियन की एक्सपोर्ट अर्निंग है, ठीक है। लीन सीजन में नेपाल जो है इंपोर्ट नहीं करता पावर को, किससे, इंडिया से, बट डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं अभी कम हुई है, 20% से 10% पे आ गई है लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। अगर दोनों साइड की बात की जाए, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट जो टारगेट कर रहा है कि एक्सपोर्ट करना 10,000 मेगावाट को 10 साल के अंदर अंदर, और 900 मेगावाट जो है प्रोजेक्ट वो अरुणा 3 प्रोजेक्ट से आ रहा है, जो और स्टार्टेड किया था 2018 में बाय जो सतलुज जल विद्युत निगम, जो ऑपरेशन आए थे इसके बाद, ठीक है। वहीं पे और भी बाकी चीजों के बारे में बताया गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके गुड्स के मूवमेंट को बात की गई है, और इनके रेलवे लाइंस के बिछाने की बात की गई है। साथ ही साथ इनको पाइपलाइन के बारे में बताया गया, झापा और सिलीगुड़ी साइन किया गया है, एमओयू वगैरह जो है वो साइन किया गया है, इस चीज के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया, जो प्रॉब्लम है उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करने के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात की गई है। जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यू है, जो पब्लिक डिसएग्रीमेंट है, जो फोकस करता है, जो इकोनॉमिक टाइज वगैरह है, उनको कहीं ना कहीं ठीक बनाए रखने की बात की गई है, ठीक है। और जो लेटेस्ट इश्यूज है अभी के अग्निपथ स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि गोरखा सोल्जर को इंक्लूड किया, जो रिक्रूटमेंट किया जाता था उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जो प्रैक्टिस है कब से चली आ रही है, 1816 से, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम से, और ये कंटिन्यू किया गया 1947 की ट्रीटी में भी इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है, ठीक है। तो बट इसका जो रिजोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं दोनों टाइज जो है वो दोनों की सर्विस में भी है। और जो दूसरी इश्यूज है वो आपका काला पानी बाउंड्री की इश्यूज है, जिसमें जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं मैप को अपने यूनिलेटरली चेंज किया था और बताया था जो काला पानी एरिया है वो एक नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी एक इशू बना हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ बताया गया नेपाल इंडिया नेपाल ट्रीटी के बारे में, पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 की बात की गई है, उसकी लेगेसी इशू के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है in Nepal में conviction had that taken root that treaty is unfair and it imposed somehow the ignorance reality 1949 Nepal regime has pursued the Maoist revolutionary in China and subsequently take over India। जो चाइनीज के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने माओइस्ट रिवोल्यूशन किया था और उसके कारण से जो तिब्बत है, तिब्बत को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। इसको समझने की भी बात है। और नेपाली नेशनल इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करता है, परमिट करता है कि अप्लाई गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सेप्ट
किन पे, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इन बड़े बड़े पोस्ट को छोड़ के। लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी की भी इनकी रैंक को बढ़ाया जाता है, 2 स्टार तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब ट्रीटी के बारे में बताया गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, नुकसान के बारे में बताया गया। कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इनके साथ बैठ के कोलेटरली मीटिंग करनी चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो इशूज़ है उनको कहीं ना कहीं हम क्या कर सकें, टैकल कर सकें। और इशूज़ को अगर जितनी जल्दी हम लोग टैकल करेंगे तो इसकी हमें बेनिफिशियल जो है लॉन्ग टर्म पे अच्छा रहेगा, और इंडिया की और नेपाल की जो टाइज है वो भी आगे तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ओवर किलिंग। क्या बताया जा रहा है, मणिपुर में जैसे कि आपको पता है कि जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, और उस वायलेंस के चक्कर में क्या हो रहा है, जो आम लोग है वो परेशान हो रहे हैं। किस वजह से, आपके जो इंटरनेट शटडाउन की वजह से, जिसके कारण से जो अभी इंटरनेट को एक्सटेंशन कर दिया है, 25 जून तक एक्सटेंशन जो है मिल चुका है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक पिटीशन फाइल हुआ जिससे कि जो मणिपुर के हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ग्रांटेड किया लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस को कि डेजिग्नेटेड प्लेस पे। ठीक है, जिससे कि जो ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी हो उनकी कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो, और कहीं ना कहीं उनको सर्विस अच्छी मिलती रहे। और जी इस वायलेंस के कारण जो कि मई 3 से स्टार्ट हुआ था, और किसके बीच में हो रहा था, मिट्टी और कुकी जो है वो कहीं ना कहीं टेंस में थे। ठीक है, तो इन वजह से क्या हो रहा था, जो इंटरनेट है वो शट डाउन कर दिया गया था। जो ऑर्डर है उसको बार बार एक्सटेंड किया जाता है, जिससे कि लॉ ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और एंटी सोशल एलिमेंट कहीं ना कहीं जो है मेन रोल ना निभा पाए। और इन चीज़ों को बंद करने के लिए, जो वायलेंस प्रमोटिंग मटेरियल है उनको रोकने के लिए इस तरह की जो है काम किया गया था। और यहाँ पे बात की गई थी जो पब्लिक इमरजेंसी के लिए इनको बैन किया जा सकता है। ठीक है, रिटेन दिस बैन बिकॉज ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, जो इंटरेस्ट है पब्लिक सेफ्टी जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 5 क्लॉज 2 में टेलीग्राफ एक्ट में, जो कि मेंशन है 1885 में। ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट ने कहने की कहा है हाई कोर्ट से कि शट डाउन करो कि जो ब्लॉग वेबसाइट को एंड इन्फ्लेमेटरी मटेरियल को जो पब्लिक हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से क्या किया था, जो इस तरह की सर्कुलेट हो रही है, तो ये बात बताई थी जो मणिपुर की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को, जिसके कारण से उन्होंने शट डाउन किया था। ठीक है, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा वासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 की बात करें, तो इसमें क्या बताया गया था, जो आप इंडेफिनिट सस्पेंशन जो है इंटरनेट सर्विस पे नहीं लगा सकते, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच को और डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कॉमर्शियल वर्क के लिए एक खतरा बनाएगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ राइट्स आप इनके क्या कर रहे हैं, छीन रहे हो। ठीक है, तो इस बात पे बताया था, और कहीं ना कहीं इसको बताया था सस्पेंशन जो होनी चाहिए किस एदिर पे होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन, यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए। कि यहाँ पे जरूरत है कि आपको प्रोपोर्शनलिटी देखना है कि क्या ये लगाना ठीक है या नहीं है, कि आप अंधाधुंध बंद करते जा रहे हैं और कोई फायदा ही नहीं है। ये इसको इसलिए कहा गया कि लिमिटेड तौर पे आपको यूज करना चाहिए, ताकि जो एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लोगों की जो राइट्स है वो भी चलता रहे। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही शट डाउन कर दो, पूरा काम धाम ही ठप पड़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कंटिन्यू जो ये इस तरह के जो जाल बिछाए जा रहे हैं मणिपुर सस्पेंशन इन मणिपुर में, तो फैशन सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इज मियरली यूजिंग, क्या ये शो करता है, ये शो करता है जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं शटडाउन इसलिए शटडाउन कर रही है ताकि वो लॉ इन्फोर्सिंग कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को। और दूसरी जो जो यहाँ पे चाल बताया गया है दैट द कोर्ट हैड कम डाउन हैवीली अपॉन दिस जजमेंट। ठीक है, जो सिचुएशन है मणिपुर की अभी कहीं ना कहीं इफेक्टिवली टैकल करना यहाँ पे जरूरी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से सभी स्टेक होल्डर को मिला के आपको और एंगेज करना होगा सिविल सोसाइटी को, और उसको कम्युनिटी डायलॉग से कहीं ना कहीं इसको जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको आइसोलेट करना होगा, और इसके ऊपर बात करना होगा, इस वायलेंस को कहीं ना कहीं रोकना होगा, और ये स्टेप और धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं पीस और नॉर्मलिसी को आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बातचीत की गई है, और ये बताया गया जो पीस है, स्पोरेडिक वायलेंस है, वो कंटिन्यू इस तरह से चलते रहेंगे अनेबल, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे अगर आपने इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया तो यहाँ पे एक जो इंटरनेट शटडाउन करना है ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे शटडाउन करो उसको। सबसे पहले तो आप उसको उस वायलेंस को आइडेंटिफाई करो और किस वजह से हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं आप पीस से उसको टैकल कर सकते हो, और उसको टैकल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। तो आप इसको लॉ ऑर्डर का नाम देके इसको हमेशा के लिए बैन कर दो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आर्टिकल है हीट एंड स्टेट। क्या बताया जा रहा है? पुअर लिविंग कंडीशन एज एग्जैजरेटेड इफेक्टिव हीट वेव्स। क्या बताया जा रहा है? ब्रूटल हीटिंग की वजह से जो उत्तर प्रदेश बिहार जो है वो जूझ रही है अभी, और एक डिस्ट्रिक्ट यूपी जो कि जिसमें जो कि बलिया है, उसमें एक डेथ हुआ है, रिपोर्टेड मोस्ट डेथ, सबसे ज्यादा डेथ की बात की है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की है, उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसफर किया है केस को, जिसमें बताया कि जो डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, हीट की वजह से हुई है। लेकिन जो स्टेट अपॉइंटेड जो टीम है, उन्होंने कहीं ना कहीं एसेस किया है लोकल कंडीशन को, और एक मेंबर ने बाद में जर्नलिस्ट को बताया कि जो हीट बीइंग एक फैक्टर तो आपका हीट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप कह दो कि हीट की वजह से ही किसी की मौत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनकी एक और चीज पे भी डिपेंड होती है, उनकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सोशल सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं ये भी इनके ऊपर बुरा असर डालती है। बलिया को कहीं ना कहीं बताते हुए उन्होंने बताया, क्या बताया, जो कंटेमिनेटेड वाटर है बिकॉज ऑफ लोकल पीपल कुड नॉट कूल देमसेल्फ, वहाँ के लोग जो है जो पानी है वो कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड है, जिसके कारण से पानी जो है गर्म है और वो अपने आप को कूल नहीं कर पाते, और हीट की वजह से, अगर देखिए, अगर आपकी सोशल जो कंडीशन है वो अगर ठीक नहीं होगी, आप अगर पानी ठीक तरीके से नहीं पी रहे हो, आप अगर इलाज ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो, आपकी डेथ हो सकती है, और उसको अगर आप हीट का नाम दे दो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको बताया बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इंटरप्ले कर रही है इनके फैक्टर को। ठीक है, और इनसे कहीं ना कहीं हमारी जो क्लाइमेटिक जो क्राइसिस है उससे कहीं ना कहीं हमें लड़ना पड़ेगा, उस चीजों को भी टैकल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडिया की जो सोशल स्टिग्मा है उनको भी देखना पड़ेगा, जो सोशल कंडीशन है उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात की जाए इन पे लिटरेसी की, ठीक है, लिटरेसी को एंड एक्सेस रिसोर्सेज की, उस पे भी कहीं ना कहीं इंडिया जो है अभी भी क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो लिटरेसी है इसको कहीं ना कहीं नीड कर सकती है रूटेड इन सिंपल फैक्ट में, अगर हीट डेडली व्हेन बॉडीज आर अनेबल सेड क्विकली अक्यूमुलेटेड, अगर हीट तभी तो मार सकता है जब आप उसके लिए इलाज ही नहीं करोगे। अगर मान लीजिए आप एक मजदूर है, अगर मजदूर पूरे टाइम हीट में काम करता रहेगा, पूरी टाइम, मान लीजिए 8 घंटे में विदाउट रेस्ट लिया 8 घंटे तक लगातार काम करते रहे, तो उसकी हेल्थ क्या होगी, ऑटोमेटिकली खराब होगी, सर दर्द होने लगेगी, चक्कर आने लगेगी। लेकिन अगर आप उसको 5 मिनट की रेस्ट देके उससे काम करवाओ, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिवाइव कर पाएगा और उस एनर्जी से और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गरीब है उनकी क्या होती है, सबसे ज्यादा पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से इस तरह की कंडीशन जो है वो आती है, और इसका कारण क्या बताया गया, कास्ट और जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर को बताया गया है। ठीक है, जो कि और बताया गया है कि किस तरह से हॉस्पिटल में ओवर क्राउडेड है। देखिए, इलाज कराने के लिए जाते हैं और ओवर क्राउडेड, अगर आप एम्स में आज भी चले जाए ओपीडी सेक्शन में, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। ठीक है, तो क्या दिखाता है, ओवर क्राउडिंग है हॉस्पिटल की, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सके, जिसके कारण से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडेड जो है सिचुएशन बनी हुई है वहां पे। ठीक है, ये तभी फेयर हो सकता है जब इनको एक्सेस मिले सभी एम्यूनिटीज का। अगर यूपी और बिहार की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं बेटर वे विज हीट रिस्पॉन्स को, दे नीड रजिस्टर ऑल हीट रिलेटेड डेथ, वो भी क्या कर रहे हैं, जो भी हीट रिलेटेड डेथ है उनको भी कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहे हैं, उनके क्लॉज को समझ रहे हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो है, या जो डेथ की कॉज है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ जो है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कोड को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बताया जा रहा है कि नेक्स्ट, द ऑफिसर ऑफ रजिस्टर जनरल कुड बी कंपाइल एंड रिलीज एमसीडी डाटा एवरी ईयर, हर साल रिलीज किया जा रहा है, लेकिन फैसिलिटी इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड पॉलिसी इनपुट के साथ साथ, और एंड टू प्रिवेंट टाइम वेस्टिंग डिस्प्यूट्स ओवर ऑफिशियल वर्सेस एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट। देखिए, अगर बात की जाए 2020 में, तो यहाँ क्या बताया गया, 2020 रिपोर्ट में ये बताया गया, अपलोड किया गया ओनली लास्ट ईयर में, जो बिहार असाइन करता है, जिसमें 3.4 रजिस्टर्ड डेथ को बताया गया, जो स्टेट्स में, नॉट हु डाइज ड्यूरिंग हीट वेव्स हैज डाइड ड्यू टू हीट, बट ओनली गुड लिविंग कंडीशन हैव बीन नॉर्म्स।
कहीं ना कहीं जो इनकी गुड लिविंग कंडीशन है, अगर आप इनको हेल्थ केयर अच्छी दोगे, वेंटिलेशन अच्छी दोगे, रेगुलर वर्क दोगे, ब्रेक्स वगैरह दोगे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी जितनी अभी खराब हो रखी है। और स्टेट्स को कहीं ना कहीं इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हीट की वजह से हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए। अगर उनकी सोशल स्ट्रक्चर अच्छी रहेगी तो हेल्थ कंडीशन लोगों की और बेटर बनती जाएगी, जिससे कि इसका बर्डन जो है हेल्थ पे नहीं पड़े, मतलब स्टेट पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी। आई थिंक आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।